हेलो एवरीवन, दिस इज राजकुमार यादव। और सॉल्यूशन का पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे राउट्स लॉ। राउट्स लॉ में हम लोगों ने देखा क्या था कि अगर कोई भी आपका सॉल्यूट है, कोई भी वोलेटाइल सॉल्यूट था, अगर वो वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व है तो जो भी उसका प्रेशर होगा अप्लाई करेगा सॉल्यूट किसके ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब उतना ही वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा जितना मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूट का उस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या रहेगा, डिसॉल्व रहेगा। तो उसको भी हम दो केस लेके चल रहे थे। तो एक केस तो पिछले वाले लेक्चर में हो गया था, लेक्चर नंबर 5 में। आज ये लेक्चर नंबर 6 है। तो इसमें पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक बार मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ। कुछ ऐसा था कि अगर आपका एक वोलेटाइल क्या था, सॉल्वेंट था, और प्लस क्या था, वोलेटाइल सॉल्यूट, इससे जो बना हुआ सॉल्यूशन था, उसमें हम लोगों ने देखा क्या था कि जो भी टोटल प्रेशर आया था सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, वो कितना आया था, PaXA प्लस PbXb। हमने पूरा इसका डेरिवेशन भी करवाया था। और जो राउट्स लॉ था वो एक्चुअली में है क्या कि जो भी पार्शियल प्रेशर अप्लाइड होगा, अगर A मान ले सॉल्यूट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA के। XA क्या था कि कितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट A का किसमें डिसॉल्व है, अगर B को हम सॉल्वेंट मान लें तो। ठीक है। और ये वाला हम लोगों ने फॉर्मूला कब लगाए थे कि जब आपका एक A प्योर सॉल्व ये था, प्योर सब्सटेंस था, और B भी क्या एक प्योर सब्सटेंस है, दोनों को हमने एक फिक्स मोल फ्रैक्शन में मिक्स कर दिया। यानी कि A का XA मोल फ्रैक्शन लिया और B का कितना ले, XB ले लिया, उसमें मिक्स किया। तो जो ओवरऑल वेपर प्रेशर निकल के आ रहा है उसके सरफेस के ऊपर, वो PT का वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगा। जहां पर ये क्या था, ये एक्स मतलब क्या था, ये P0A और ये P0B इंटू XA। मतलब ये क्या था, ये प्योर सब्सटेंस का, जो A का प्योर सब्सटेंस था उसका जो वेपर प्रेशर है, ऐसे B प्योर B था तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो P0B था, ऐसे इसका क्या था, P0A। और इसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, PA से लिखते, इसी को किससे लिखते थे, PB से, जो कि यहाँ पर है PA। जब हटाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, PA0 प्लस इंटू क्या आ जाएगा, XA आएगा। इतना सारा बात हम लोग पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आप भूल गए हैं तो जो पुराना लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, वहां पर जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद तब ये वाला जो वीडियो है इसको आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, बड़ा आसान बात है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले केस में कि अगर आपके पास वोलेटाइल सॉल्यूट ना होकर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया और जो सॉल्वेंट था वो आपका वोलेटाइल ही रह गया, इससे बना हुआ अगर सॉल्यूशन है तो उसका जो प्रेशर होगा आप कैसे फाइंड आउट करोगे बाद में। ठीक है, ये शुरू करने से पहले बहुत बेसिक बात जो हमने बता दिया है बहुत पहले, इसके बाद फिर से कर देते हैं कि एक बात हमने देखा था कि जो भी आपका वेपर प्रेशर है वो प्योर सब्सटेंस का हमेशा ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू इम्प्योर। जैसे कोई भी अगर आपके पास प्योर सब्सटेंस था, उसका जो भी वेपर प्रेशर होगा किसी एक खास टेम्परेचर पे, उसी सेम टेम्परेचर पे अगर आप उसमें लाके कोई सॉल्यूट मिला दोगे, कोई नया सब्सटेंस लाके मिला दोगे, तो पक्का जो भी उसका प्रेशर था वो प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने का रीजन क्या था, क्योंकि उसमें बाहर के भी कुछ पार्टिकल आ जाएंगे और सरफेस पे वो भी टेक पार्ट करेंगे, तो वेपर फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होंगे तो कहीं ना कहीं जो पहला वाला वेपर प्रेशर था उसका वैल्यू अपने आप में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि टोटल प्रेशर में अब ये लोग भी तो थोड़ा थोड़ा क्या करने लगे, टेक पार्ट करने लगे, जो आपने बाद में क्या मिलाया था, सब्सटेंस मिलाया था। इसीलिए जो आपका प्रेशर होगा, प्रेशर क्या करता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो आपका थोड़ा सा कमी आया। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। बड़ा सिंपल सा बात है, लिखा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो कि वेपर बनाए यानी कि वेपर फेज में कन्वर्ट ही ना, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। लेकिन कहीं ना कहीं ये करेगा क्या, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जैसे ऐसे मेरे पास ये प्योर A था, कैसा है, ये प्योर A है। ठीक है, अब किसी खास टेम्परेचर पे इनका जो प्रेशर था उसको मान लेते हैं PA0 था, जैसे हम लोग पहले मान लेते केस 1 में। ठीक है ना, ये अपने आप में प्योर है। अब क्या कर दिए, इसी में जाके B नाम का हमने क्या मिला दिया, एक सॉल्यूट मिला दिया। इसी बीच में जाके B नाम का क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग जान चुके हैं कि इसका प्रेशर ये आपका B है और ये क्या था, आपका A है। कुछ नहीं कि इसी में जाके B एक सॉल्यूट मिला दिए। लेकिन B का कंडीशन क्या है, ये इसका नेचर कैसा है, ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है, ये आपको पता होना चाहिए। जब नॉन वोलेटाइल नेचर का रहेगा मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पर वेपर प्रेशर बनाने में टेक पार्ट नहीं करेगा। लेकिन एक कमी करेगा,
जो सरफेस है उस सरफेस पे अमाउंट ऑफ ए, जो पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए थे इस वाले सिचुएशन में, इस वाले सिचुएशन में कहीं ना कहीं ए का जो नंबर ऑफ पार्टिकल था वो कम हो चुका। जब ए का पार्टिकल कम हो चुकेगा तो ए जो आखिर जो सरफेस पे पार्टिकल रहेगा वही तो वेपर में कन्वर्ट होगा। जब सरफेस के ऊपर ए का नंबर ऑफ पार्टिकल ही कम पड़ जाएगा तो वेपर में जो कन्वर्ट होंगे पार्टिकल उनकी भी जो संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो वेपर प्रेशर था पहले वाले केस में और अभी वाला, अगर अभी का वेपर प्रेशर मान ले पी ए और यहाँ भी आपका ए ही पार्टिकल आएगा, बी नहीं आएगा, क्योंकि बी कैसा था, नॉन वोलेटाइल नेचर का। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? लेकिन जो आपका पी ए का वैल्यू होगा, ये सारे बच्चे समझ गए होंगे, वो पी ए नॉट से कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सरफेस पे जो ए का पार्टिकल था वो इस वाले केस में कम हो चुका है, और जब कम सरफेस रहेंगे तो वेपर में भी कम कन्वर्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर ज्यादा था क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा प्योर ए था, बी यहाँ पर था ही नहीं। अब जितना प्रेशर आपका, तो दिमाग में लग गया होगा कि कहीं ना कहीं प्रेशर आपका कम हुआ, तो जो प्रेशर कम होता है उसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर था, उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा वैल्यू कम हो गया। अब उसी को हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि कैसे होगा। लेकिन एक बात हम लोग जानते हैं कि जो भी आपका पी ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए होगा। कौन बोला? राउल्स लॉ। यहाँ पर जो पी ए होगा वो कितना मोल फ्रैक्शन, अगर मानते हैं कि एक्स ए मोल फ्रैक्शन, इसमें ए का क्या है, डिजॉल्व है, तो किसके बराबर होगा? पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए, सिंपल सा बात है। और पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी ए नॉट इंटू एक्स ए हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रेशर आपका कम हुआ उसका नाम अगर डेल्टा पी रखे तो डेल्टा पी इक्वल टू कितना होगा? क्या पी ए नॉट माइनस पी ए के बराबर होगा? क्योंकि पी ए नॉट आपका बड़ा है, पी ए क्या है, छोटा है। जितना दोनों में डिफरेंस है वही डेल्टा पी के बराबर है। ठीक है ना? अब अगर मैं थोड़ा रखना चाहूं तो एक बात जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा 1 के बराबर होगा। और जो आपका एक्स ए होगा या एक्स बी होगा वो 1 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा बात है। मोल फ्रैक्शन का सम तो वो नहीं आता है। ठीक है? अब देखो डेल्टा पी इक्वल टू अगर करना चाहे तो पी ए नॉट, और इस वाले इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से पी ए कितना लिख सकते हैं? पी ए नॉट एक्स ए लिख सकते हैं। ठीक है? थोड़ा और सॉल्व कर लो। पी ए नॉट कॉमन ले लिए, 1 माइनस कितना हो गया, एक्स ए हो गया, और 1 माइनस एक्स ए कितना हो सकता है, एक्स बी। अच्छा, डेल्टा पी बाई डेल्टा पी नॉट कर दिए, पी ए नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस एक्स ए, और यही जो आपका डेल्टा पी बाई डेल्टा पी ए नॉट है, इसका जो रेशियो है दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, RLVP। इसी को हम लोग क्या आगे जाके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो एक प्रॉपर्टी आपका यही कंप्लीट हो गया, आगे मुझे पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी रेशियो क्या बोलते हैं, RLVP। पूरा नाम क्या है, रिलेटिव, पूरा नाम मैं भी लिख दूंगा RLVP का। RLVP क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने पहले बात कर दिया कि कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर में क्या हुआ, कमी हुआ है। अब दरअसल जो आपका रेशियो है, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिलेटिव चेंज है। जिस नाते लोअरिंग वेपर प्रेशर था ही, उसी के आगे हमने क्या लगा दिया, रिलेटिव लगा दिया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो 1 माइनस से कितना हो जाएगा, एक्स बी। बी आपका क्या था, सॉल्यूट की सॉल्वेंट। बी आपका सॉल्यूट था, ए क्या था, सॉल्वेंट था। ए आपका सॉल्वेंट है और बी क्या था, सॉल्यूट है। ठीक है? तो एक्स बी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, बहुत सिंपल सा बात है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी। जो बी नाम का सॉल्यूट उसी का क्या है, मोल फ्रैक्शन है। थोड़ा अगर इसी को और सॉल्व करना चाहिए तो क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा पी नॉट ए इक्वल टू कितना आ गया, एक्स बी आ गया। अच्छा, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। अरे यही तो करेंगे ना, एन बी बाई एन टोटल, तो एन ए प्लस कितना आ जाएगा, एन बी हो जाएगा। और अगर एज्यूम कर लें कि लेट नंबर ऑफ मोल, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत कम है, तो जो इसका सम आएगा किसका, एन ए प्लस एन बी का जो सम आएगा वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, एन ए के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, लोग टर्म नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एन बी बाई कितना आ जाएगा, एन ए। जब ये आप कंडीशन लगाओगे तब ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि जो आप सॉल्यूट बनाए थे सॉल्यूट का अमाउंट कम से बहुत कम है,
तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जिसका नंबर ऑफ मोल होगा उसको क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। ठीक है, और ये आपका क्या था RLBP। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कभी कभी कि जो आपका B का मोलर मास है, जो आपने सॉल्यूट इसमें मिलाया था, उस B के मॉलिक्यूलर मास से कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि आप उसका मॉलिक्यूलर मास बताइए कि जो आपने सॉलिड पार्ट के मिलाया था उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा, कितना होगा, उसका नंबर ऑफ मोल सब आपको दिया रहेगा। तो कैसे करते हैं, RLBP का वैल्यू दिया रहेगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका है RLBP है। तो RLBP इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ A। तो और सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ B कैसे निकालोगे, वेट ऑफ B बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A ऊपर चला जाएगा बाय गिवन वेट ऑफ A। ठीक है, तो यहां से आप कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ B आपको निकालना है, सबको एक साइड में कर दो। कैसे करेंगे कि वेट ऑफ B मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, वेट ऑफ A इनटू क्या हो जाएगा, RLBP। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि जो आपने सॉल्यूट मिलाया था उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये दूसरा वाला केस देख लीजिए कि अगर आपका नॉन वोलेटाइल पार्टिकल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, तो उसमें जो डिक्रीमेंट हुआ, जो लोअरिंग प्रेशर में, वो कैसे निकालेंगे। पिछले वाले केस में क्या था, केस A में, उसमें दोनों आपका वोलेटाइल था, यानी कि जो आप सॉल्यूट मिलाए थे वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, जो आपने सॉल्वेंट था वो तो हो ही रहा था। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट आपका वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ, वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसके बावजूद भी क्या कर दिया, कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर में थोड़ा सा कमी किया, जैसा केस पहला था। ठीक है ना, उस तरीके से। तो ठीक है, इसका जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाई करते हैं। पहले ये जान जाएंगे क्योंकि आगे हम लोग को पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा समझ में तब आएगा जब आप आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ चुकोगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। पहले आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे फिर इसमें आइडियल सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा बात है, कैसे डिफाइन करोगे। जब हमने क्लास शुरू किया था, क्लास की शुरुआत में हमने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक को आपको टच करना है। उसमें टॉपिक नंबर 3 था, जो हमने राउल्स लॉ, हेनरी लॉ बताया था। उसके जैसे नीचे क्या बताया था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है, ये वाला, एक आइडियल और दूसरा कौन सा, नॉन आइडियल। और उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 8वां फैक्टर है, फिर जो टॉपिक लेक्चर है, इतने टॉपिक है। ये चैप्टर आपका ज्यादा बड़ा नहीं, काफी छोटा है, बस एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जितने टॉपिक उतने लेक्चर। ठीक है, तो क्या है आइडियल सॉल्यूशन, देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो आइडियल सॉल्यूशन को किसके अकॉर्डिंग डिफाइन, मतलब इसका डिफिनेशन दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। एक ऐसा सॉल्यूशन जो इंटायर रेंज में राउल्स लॉ को फॉलो करे, दैट इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सा बात है। और जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे इंटायर रेंज में, उसको क्या बोलते हैं, इंटायर रेंज का मतलब सारे के सारे अलग अलग पॉइंट पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन आइडियल बोल देंगे। और जो सारे पॉइंट फॉलो करे उसको क्या बोलेंगे, आइडियल बोलेंगे, नहीं तो नॉन आइडियल। बहुत सिंपल सा बात है, ये ऐसे लिख दो कि आइडियल सॉल्यूशन solutions are those which follow Raoult's law at entire range of concentration। जो सारे के सारे रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे किसको फॉलो करे, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, दैट इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सा बात। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने देखा क्या था, उसका जो प्रेशर का ग्राफ आया था कैसे कैसे दिया था। सिंपली आप इसको कर सकते हैं, इधर आपका वेपर, ये सारा हम बहुत पहले बता चुके हैं। बस वही है कि यहाँ पर एक ही चीजों को फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका x इक्वल टू अगर मोल फ्रैक्शन a का इधर 0 रहेगा तो इधर कितना रहेगा 1, तो यहाँ का x भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर x भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब a आपका सॉल्वेंट है, b क्या था, सॉलिड। दोनों कैसा नेचर था, a और b वोलेटाइल नेचर के थे। इनका ग्राफ कैसे गया था,
बहुत सिंपली हम लोगों ने देखा था। ये क्या था, जो आपका टोटल प्रेशर निकल के आया था कितना था, पीए प्लस पीबी था, और इसी को बाद में हम लोगों ने क्या लिख दिया था, पी ए नॉट एक्स ए प्लस कितना हो गया था, पी बी नॉट एक्स बी। अब दोनों काम कर जाएगा, चाहे आपका जो सॉल्यूट था वो चाहे वोलेटाइल से करा हुआ चाहे नॉन वोलेटाइल का। अगर नॉन वोलेटाइल का रहेगा तो सॉल्यूट यहां से हट जाएगा, खाली सॉल्वेंट ही रहेगा, ठीक है ना। ये क्या था आपका, ये यहाँ पर पीबी नॉट आया था, ये क्या था आपका, ये पीबी था, और ये क्या था आपका पीए था। सारा हमने अच्छी तरीके से करवा दिया था। तो एक तो ये पॉइंट हो गया पहला वाला, इसको पॉइंट वाइज समझने से ज्यादा समझ में आएगा। आइडियल सॉल्यूशन का पहला बात, पहला कंडीशन कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, उसको क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। और भी बहुत सारे पॉइंट है, तो सारे के सारे लोग पॉइंट वाइज पढ़ाई करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट कि जो आप यहाँ पर प्रेशर मेजर कर रहे हैं, जो आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं, इसको आप कैसे कर सकते हैं, अरे इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बाहर से ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, थ्योरेटिकली कोई फॉर्मूला भी इसका रहेगा, उस पर जाके वैल्यू पुट करेंगे, वहां सॉल्व करेंगे। दो तरीका होता है सॉल्व करने का, या तो आप ऑब्जर्व कर लीजिए, या तो क्या कर लीजिए, जो आपका थ्योरेटिकल फॉर्मूला पहले से सजेस्ट किया गया है उस पर जाके वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग आइडियलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। आइडियल का मतलब होता क्या है, जिसमें किसी भी तरीके का डेविएशन ना हो, बहुत सिंपल सा बात है। तो दूसरा बात क्या होगा कि आइडियल सॉल्यूशन वो भी होगा, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन सारे कंडीशन को एक साथ फॉलो करेगा। जैसे हम लोग क्राइटेरिया पे बात कर रहे हैं, क्राइटेरियाज है किसके, आइडियल सॉल्यूशन के। तो आइडियल सॉल्यूशन आर दोज विच हैविंग, जो आपका पी ऑब्जर्व वैल्यू आया, यानी कि प्रेशर कौन सा ऑब्जर्व वाला, ये किसके बराबर होना चाहिए, पी टी एच के बराबर होना चाहिए। पी ऑब्जर्व का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, पी टी एच के बराबर। टी एच का मतलब कौन सा, थ्योरेटिकल प्रेशर, क्या इसका नाम है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या नाम है इसका, थ्योरेटिकल प्रेशर। और ये कौन सा प्रेशर है आपका, ये है ऑब्जर्व प्रेशर, ठीक है। और ये किसके बराबर आया था, आपका पी ए प्लस पीबी के बराबर आया था, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है ना। यानी कि ये बात आपको दिमाग में रखना है, अगर कोई भी सॉल्यूशन आइडियल है तो उसका दोनों प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर, ऑब्जर्व और कौन सा थ्योरेटिकल। कोई आप एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्व वैल्यू आया, उसी को जाके फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कर लिया, उसका थ्योरेटिकल वैल्यू, दोनों एकदम हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, किसी भी तरीके का डेविएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आगे बात करें कि जो डेल्टा बी आएगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैसे, बहुत सिंपल सा बात, डेल्टा बी कैसे निकालते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। सिंपल बात था कि आपके पास सॉल्यूट था, आपके पास क्या था, सॉल्वेंट था, आपने मिलाया, बन गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो पूरा का पूरा वॉल्यूम होगा वो किसके सम के बराबर होना चाहिए, वो किसके सम के बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम आप निकालो तो बड़ा सिंपल सा बात है कि V ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 12, तो दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बना किससे होगा, सॉल्वेंट प्लस किससे बना होगा, सॉल्यूट। यानी कि जितना वॉल्यूम इन दोनों को ऐड करने पे आया, वो वॉल्यूम पूरा का पूरा सॉल्यूशन के बराबर होना चाहिए। और इसका जो ये क्या हुआ, इसका जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा बी। आइडियल अगर तभी हो पाएगा जब इसके वॉल्यूम में किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, मतलब ये बात किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। आखिर पूरे सॉल्यूशन का जितना वॉल्यूम है वो आखिर नहीं दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर ही तो है। तो जब दोनों सेम सेम रहेगा तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसका क्राइटेरिया है आपका, ये आइडियल सॉल्यूशन का क्राइटेरिया है, ठीक। अगला अगर बात करें पॉइंट नंबर 4 की आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच ए इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन
एंड BB इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इक्वल टू AB इंटरमॉलिक्यूलर, मैं बता रहा हूं ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। देखिए बहुत सिंपली इसको समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 लिखा क्या हुआ है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन किसका होगा, ए मॉलिक्यूल का। जैसे हुआ क्या कि अपने पास था ऐसे ए मॉलिक्यूल है, ये इसके बीच में बॉन्ड बना है। ऐसे ही क्या था, दूसरा मॉलिक्यूल है बी वाला, जो आपने इसको मिलाया तो क्या बन गया, ए बी मॉलिक्यूल बना। ये ए वाला मॉलिक्यूल है, बॉन्ड लगा है कौन सा, बी वाला। तो अगर ये सॉल्यूशन जो बनने वाला सॉल्यूशन है, इन दोनों सब्सटेंस को मिलाने पे अगर ये अपने आप को आइडियल सॉल्यूशन बोल रहा है, तो जो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन था किसका, ए का, उतना ही होना चाहिए किसका, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बी का, और उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कितना होना चाहिए, ए बी का। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा फोर्सली ये अटैच होंगे उतना ये होना चाहिए, उतना ही ये होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या है, यानी कि सॉल्यूट के बीच का जो इंटरेक्शन है, और अगला कौन सा है, सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो किसके बराबर होना चाहिए, सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर। बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। 4 पॉइंट अभी हुआ। राउट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, दूसरा जो ऑब्जेक्ट प्रेशर होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, थ्योरेटिकल के, तीसरा जो चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए कितना, 0। बहुत सिंपल ही सारे बच्चे समझ गए होंगे। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम माइनस सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम का सम। चौथा जो इंटरेक्शन होना चाहिए आपका सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच में और सॉल्वेंट के बीच में, वो उनसे बनने वाले सॉल्यूशन के इंटरेक्शन के बराबर इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, अपने आप को आइडियल बोल रहा है, ठीक है। एक और बात कि आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बहुत सिंपल बात है। कैसे होना चाहिए देखते हैं। ये क्या है आपका इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो बना सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में जो ये वैल्यू आना चाहिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर वो सॉल्यूशन अपने आप को क्या बोल रहा है, आइडियल। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे आपके पास ए सब्सटेंस था, इसमें आपने किसको मिलाया, बी को। तो पहले जब आप यहाँ बॉन्ड ब्रेक करोगे तब जाके आपका क्या बनेगा, ए बी मॉलिक्यूल बनेगा, वो भी 2 मॉलिक्यूल यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। ऐसे सपोज करते हैं कि अरे बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देते हैं, नाम क्या है उसका, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर आपने 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी दिया, और यहाँ भी कितना, सॉरी यहाँ भी 10 दे दिया, यहाँ भी कितना दिया, 10 दे दिया, तो अगर ये बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल होगा तो पक्का यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल का 10 आएगा, तो 2 का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जब आप इसका चेंज निकालने जाओगे तो 10 + 10 और माइनस कितना हो जाएगा, 20, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये सॉल्यूशन अपने आप को क्या बोल रहा है, आइडियल बोल रहा है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन सारे के सारे नहीं होते, बहुत गिने चुने एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग आगे बात क्या कर रहे हैं कि कुछ आइडियल सॉल्यूशन का मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, 4, 5, 6, और बाकी बुक में भी आपके कुछ होंगे। तो सारे के सारे जो आपके सॉल्यूशन होते हैं वो आइडियल नहीं होते, कुछ खास ही तरीके के सॉल्यूशन है जो आइडियलिटी को फॉलो करते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल उसका दिखा देता हूँ, तो आगे आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे आपका बेंजीन में अगर मिक्स कर दिए क्या, टॉल्वेंट। बेंजीन सारे बच्चे जानते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें क्या मिला दिए, टॉल्वेंट मिला दिए अगर हम लोग, तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो क्या बनेगा, जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो क्या बनेगा,
आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। दूसरा, अगर एन हेक्सेन यानी कि नॉर्मल हेक्सेन में अगर हम लोग नॉर्मल हेप्टेन मिला दिए, C6H कितना हो गया 14, इसमें क्या मिला दिए C7H कितना मिला दिए 16 मिला दिए, तो ये सॉल्यूशन बनेगा क्या रहेगा, आइडियल रहेगा। एक और एग्जांपल कर सकते हैं हम लोग कि एथेन क्लोराइड में क्या मिक्स कर दिए, एथेन ब्रोमाइड मिक्स कर दिए। ये कुछ गिने चुने एग्जांपल हैं जो कि किसमें फॉलो करते हैं। सारे के सारे सॉल्यूशन कैसे हैं, आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके जस्ट बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। चलिए ठीक है, किसका बात करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। बहुत सिंपल सा बात है। आइडियल सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन था कि जो आपका इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता था। तो जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा वो सारे के सारे कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। सिंपल सा बात है। तो दो बात होगा, तो यानी कि इसका जो आपका थ्योरेटिकल प्रेशर होगा वो ऑब्जर्व प्रेशर के बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो यहां से अपने आप दो केस निकल के आएगा, या तो ऑब्जर्व प्रेशर थ्योरेटिकल से बड़ा पड़ जाए, या तो जो आपका ऑब्जर्व प्रेशर था थ्योरेटिकल से क्या हो जाए, छोटा पड़ जाए। अगर आपका पी ऑब्जर्व पीटीएस से बड़ा पड़ता है तो इसका नाम होता है पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर आपका ऑब्जर्व वैल्यू थ्योरेटिकल से छोटा पड़ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये तो आपका ग्राफ किसका था, आइडियल सॉल्यूशन का, जहां पर आपका ये पीटी का काम करता था, ये आपका पीए था, ये क्या था, पीबी था। ऐसे यहां पर भी ये क्या था, पीटी, पीए, और ये क्या था, पीबी था, यानी कि प्रेशर ऑफ ए बी एंड टोटल। जब आपका पॉजिटिवली डेविएटेड होगा, यानी कि जो आपका थ्योरेटिकल वाला वेपर, ये कौन सा प्रेशर था, ये आपका थ्योरेटिकल वाला था, इससे कहीं ना कहीं ऑब्जर्व वाले का प्रेशर क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। और जितने सारे कंपोनेंट इसमें टेक पार्ट कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन पी टोटल, तो होगा क्या, इसका जो प्रेशर होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ऐसे पॉजिटिवली डेविएटेड रहेगा, ऊपर की तरफ उठा हुआ रहेगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसका ज्यादा। सेम केस किसके साथ होगा, बी के साथ। तो इस बार जो इसका ग्राफ जाएगा, जो मैं डॉट डॉट से बना रहा हूँ वो वाला माना जाएगा, क्योंकि जो आपका लाइनिंग था स्टेट वाला किसका था, वो आइडियल का था। तो जब ये दोनों ऊपर उठे रहेंगे तो जो आपका इनका सम होगा, सम भी क्या रहेगा, उठा रहेगा। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा किसका, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। यहाँ पर एकदम उल्टा है, यहाँ पर क्या था, आपका ऑब्जर्व वाले का वैल्यू टीएस से छोटा था, तो क्या हो जाएगा, इस बार नीचे से जाएगा, इनका सम भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये दो बात तो यहाँ पर हो गया, एक तो राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, पीटीएच जो आपका थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर था वो ऑब्जर्व के बराबर नहीं होगा, 2 पॉइंट हो गया। बाकी और जो सारे पॉइंट हमने किसने बताया था, आइडियल सॉल्यूशन में, उससे कंपेयर कर लेते हैं। एक कौन सा था, इंटरेक्शन वाला, दूसरा क्या था, वॉल्यूम चेंज वाला, और तीसरा क्या था, डेल्टा एच यानी कि इंथैल्पी चेंज। तो ये तीन और जो पैमाने हैं उस पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो अगला वाला हम लोग पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर 2 रख देते हैं कि इंटरेक्शन का क्या हाल होगा। इसमें हमेशा हम लोग लाइनिंग करके करेंगे, क्योंकि इसमें आपका 2 केस बन गया, एक पॉजिटिवली डेविएटेड वाला, दूसरा कौन सा, निगेटिवली। तो दोनों पे एक साथ क्या करेंगे हम लोग, यही ऑब्जर्व कर लेंगे। तो अगर आपका पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो सारे बच्चे इसमें थोड़ा दिमाग लगाएं, इसमें कहीं ना कहीं आपका जो प्रेशर आया था वो थ्योरेटिकल वाले से थोड़ा सा ज्यादा आ गया। प्रेशर ज्यादा आ गया मतलब नंबर ऑफ वेपर का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा बना होगा। और वेपर का अमाउंट ज्यादा कब बनता है, शुरुआत में हमने सारा प्रॉपर्टी बताया था कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन होना चाहिए मॉलिक्यूल के बीच में वो ज्यादा होना चाहिए, या ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखे हैं, यानी कि जो इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल के बीच में, जहां कम से कम इंटरेक्शन होगा, वीकर फोर्स होगा, तो क्या होगा, वहां पर वेपर ज्यादा बनेगा। यानी कि पॉजिटिवली डेविएटेड में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स अट्रैक्शन होगा वो शायद कमजोर पड़ जाएगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इस नाते इसमें जो वेपर प्रेशर था उसका अमाउंट कम बना। ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी is weaker
एज कंपेयर टू AA इंटरेक्शन, AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन। ठीक है ना, जो आपका बनने वाला कंपाउंड रहेगा उसमें जो FO फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का जो वैल्यू होगा, अट्रैक्शन का वैल्यू होगा, वो ऑब्वियसली जिन सब्सटेंस से मिलकर बना होगा उससे थोड़ा सा कम होगा। इस नाते उस वाले केस में वेपर ज्यादा बन जाएगा, इसमें बिल्कुल इसी का उल्टा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB is stronger than AA and B। ठीक है ना, समझ गए सारे बच्चे। आगे पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं। अगला कौन सा करते हैं, इसमें जो आपका डेल्टा बी सॉल्यूशन का आएगा वो 0 से ज्यादा होगा, इसमें जो डेल्टा बी सॉल्यूशन का आएगा वो 0 से कम होगा। वो कैसे, ध्यान देंगे सारे बच्चे। इसमें क्या होगा आपका, जो आपने ए मॉलिक्यूल जो मिलाया आपने इसमें, और यहां पर क्या ले लेते हैं बीबी मॉलिक्यूल, बीबी किसी एक फिक्स रेशियो में आपने मिलाया होगा, क्या बन गया, इनसे सॉल्यूशन बन गया। तो जब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू, यानी कि जो इसका बनने वाला सॉल्यूशन था AB, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू है कम, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किसका, जो इनका कॉम्बिनेशन बना, जो आपका सॉल्यूशन बना। और ये क्या था, एक आपका सॉल्यूट था, एक क्या था, सॉल्वेंट था। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कम नहीं, ज्यादा नहीं है, किसके कंपेयर से, ए और बी जो बनने वाला सॉल्यूशन था, यानी कि इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा। जब डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो बनने वाला जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम भी क्या हो चुका होगा, ज्यादा हो गया होगा। यानी कि इस वाले केस में जो आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो ज्यादा पड़ गया, किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्वेंट। जो आपका डेल्टा था, चेंज इन सॉल्यूशन, सॉरी जो चेंज इन वॉल्यूम था, वो इन दोनों का क्या था, डिफरेंस था। तो इस बार ये वाला वैल्यू ज्यादा, ये वाला वैल्यू इनका सम क्या है, कम है। तो ऑब्वियसली जो इनका चेंज आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा 0 से। ठीक है, यहाँ पर केस बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर क्या था, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ए का जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन था, और जो किसका था, बी का था, जो आपने इसको मिलाया बना सॉल्यूशन, ए था और क्या था, बी था। इनका जो वैल्यू था, अब क्या था, इस बार स्ट्रॉन्गर पड़ गया, स्ट्रॉन्गर पड़ गया, यानी कि इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस था वो ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इसमें ज्यादा इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम छोटा पड़ जाएगा। इस बार V ऑफ सॉल्यूशन छोटा पड़ गया, किससे, V ऑफ सॉल्यूट प्लस किससे, V ऑफ सॉल्वेंट से। इस नाते इनका जो डिफरेंस आएगा वो छोटा पड़ जाएगा, किससे, 0 से, निगेटिव आएगा। इस बार छोटे नंबर में से आप बड़ा नंबर क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। ठीक है, ये एक बात हो गया। अब आगे हम लोग कौन सा करते हैं, एक और पॉइंट बचा हुआ है, प्रॉपर्टी कौन सा, इंथैल्पी वाला। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 4, डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन इनका आता है ग्रेटर देन 0, किसका, पॉजिटिवली डिविडेड का। और इनका क्या आएगा, डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन लेस देन 0 आता है। कैसे देखते हैं, ऐसे मान लेते कि आपके पास ए था, सेम केस लेते हैं जैसे हमने पहले वाले में लिया था, आइडियल वाले में। यहां से बना आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए। ठीक है, अगर ये नॉन कैसा है, पॉजिटिवली डेविएटेड है, मतलब इसके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा वो ज्यादा हो गया। ज्यादा हो जाएगा तो कम ही आप एनर्जी दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, इनका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स था वो ज्यादा था, यानी कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर 10 दिया, यहाँ पर 10 दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर आपने कुछ 12 के आसपास दिया होगा। तो इस समय अगर आप चेंज निकालोगे तो चेंज कैसे निकालोगे, 10 + 10 - 12 कितना आएगा, +8 आएगा। तो इस तरीके से जो आपका चेंज एनर्जी आ गया, कितना आया, पॉजिटिव में आया। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा बात है नहीं, यहाँ पर क्या था, इस बार क्या है, अगर आपका निगेटिवली डेविएटेड है तो जो आपका बनने वाला मॉलिक्यूल, जो बनने वाला आपका सॉल्यूशन रहेगा, उसका जो इंथैल्पी आपका लगेगा, क्योंकि ये इस बार क्या हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अगर मानते हैं यहाँ पर 10, यहाँ पर ऐसे 10, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ज्यादा देना पड़ा होगा। कितना, 10 + 10, अगर चेंज निकालेंगे तो कितना आ गया, -4 आ गया।
ठीक है, तो ये नेगेटिवली डेविएटेड का है, ये किसका है, पॉजिटिवली। तो ऐसे सारे प्रॉपर्टी हमने देख लिया। तो जो आपका आइडियल का था सारा का सारा किससे कंपेयर करवा लिए, नॉन आइडियल से। नॉन आइडियल में भी आपका कितना, 2 केस बना। अब दोनों का मैं अलग अलग कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ, आप लोग जानते रहिए। अगला पॉइंट, इनका एग्जांपल किसका, नेगेटिवली वाले का भी और किसका, पॉजिटिवली वाले का भी। ठीक है, जैसे कुछ गिने चुने एग्जांपल हैं। CH3OH प्लस किसका, वाटर का। दूसरा हो गया आपका C2H5OH प्लस वाटर। तीसरा आपका हो गया Cu2 प्लस एसीटोन CCl4 प्लस एसीटोन। ऐसे इसमें भी मैं कुछ कर लेता हूं, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म, HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, फिनॉल प्लस एनिलीन। और भी आपके एक दो एग्जाम्पल जरूर बुक में दिए होंगे, आप बुक भी देख सकते हैं इसके गिने चुने एग्जाम्पल। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि इसके बाद वाला टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।